बच्चों 12वीं क्लास की हिस्ट्री की पहली बुक भारतीय इतिहास के कुछ विषय का सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर आज शुरू कर रहा हूं, यानी कि किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इसमें आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं यानी कि अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज़ 600 बीसी से 600 एडी तक के दौर का यहाँ डिस्कशन होगा, बात होगी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हड़प्पा सभ्यता जब ख़त्म हो गई तो उसके बाद अगले 1500 सालों में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में तरह तरह से विकास हुआ। इसी पीरियड में ऋग्वेद भी लिखा गया। कब लिखा गया? हड़प्पा सभ्यता के ख़त्म होने के बाद अगले 1500 सालों के बीच में ऋग्वेद की राइटिंग हुई, और इसके लेखन का काम जो था वो सिंधु नदी और उसकी उपनदियों के तटीय इलाकों में रहने वालों ने किया। मतलब अगर कोई पूछे आपसे कि भाई ऋग्वेद किसने लिखा, तो ऋग्वेद को लिखा सिंधु नदी के किनारे रहने वालों ने और सिंधु नदी की जो उपनदियाँ थीं उनके किनारे रहने वालों ने। इसी पीरियड में भारत के डिफरेंट पार्ट्स में किसानों और चरवाहों ने अपनी अपनी बस्तियाँ बनानी शुरू की। ये दूसरी मुख्य घटना थी, ध्यान दीजिए। उससे पहले बस्तियां नहीं होती थी इंसानों की, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक बाद में ये हुआ कि बस्तियां बनाना ज़रूरी हो गया। क्योंकि अगर किसानों की बात करें तो किसानों ने जब फसलें उगानी शुरू की तो फसलों के पक जाने तक उसकी रखवाली करनी होती थी, और चरवाहों ने भी बस्तियों की शुरुआत की क्योंकि चरवाहों ने महसूस किया कि अपने पशुओं के साथ एक जगह रहना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो सबसे पहले किसानों और चरवाहों ने अपनी अपनी बस्तियां बनाई। अच्छा, लाशों के अंतिम संस्कार के भी कई तरीक़े अपनाए जाने लगे। पहले इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती उससे पहले, लेकिन इस दौर के बारे में ये जानकारी मिलती है कि लोग अपने मुर्दों का अंतिम संस्कार तरह तरह से करने लगे। स्टडीज़ से मालूम होता है कि कई लोग ये करते थे कि अपने मृत व्यक्तियों को दफनाते वक्त उनकी कब्र में तरह तरह के हथियार रखते थे और लोहे के बने हुए कुछ टूल्स भी रखते थे। शायद वो ये मानते होंगे कि मरने वाले को दूसरी दुनिया में जाकर ज़रूरत पड़ सकती है, सुरक्षा के लिए हथियारों की ज़रूरत पड़ सकती है और दूसरे काम वगैरह के लिए किसी औज़ार की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो तरह तरह के टूल्स, तरह तरह के औज़ार मरने वाले के साथ दफनाने लगे। इसी दौर में एक चीज़ और हुई, और वो क्या चीज़ थी? वो ये थी कि राज्यों का निर्माण शुरू हो गया, मतलब राज्य बनने लगे। उससे पहले राज्य की अवधारणा नहीं थी, स्टेट्स, ठीक है। और फिर साम्राज्य बनने लगे, बड़े बड़े राज्य साम्राज्य कहलाते हैं जो कई राज्यों को जोड़कर बनते हैं, और रजवाड़े भी बने, रजवाड़े। इसके अलावा नए शहर भी बसने लगे। ये सब कब हुआ? ध्यान रखिए, ये सब हुआ हड़प्पा सभ्यता के ख़त्म होने के बाद अगले 1500 सालों में। इस दौर में सबसे पहली इम्पॉर्टेंट जो बात हम डिस्कस करने वाले हैं इस दौर के बारे में, वो है प्रिंसिप और पियदस्सी। यही आपकी बुक में टॉपिक है, प्रिंसिप और पियदस्सी। प्रिंसिप कौन था और पियदस्सी किसे कहा गया, ये इस पॉइंट में आप समझ जाएंगे। देखिए, 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त कर ली। जेम्स प्रिंसेप कौन था? एक ऑफिसर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और उसने ये किया कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया और खरोष्ठी लिपि को पढ़ लिया। उससे पहले किसी ने इन लिपियों को नहीं पढ़ा था और लोग नहीं जानते थे कि ये क्या लिखा है, लेकिन जेम्स प्रिंसेप एक विद्वान आदमी था। उसने स्टडी के द्वारा ये जानकारी प्राप्त कर ली कि ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि जो कि लिखी हुई है तरह तरह की चीज़ों पर, अभिलेखों पर और सिक्कों वगैरह पर, तो उसमें लिखा क्या है ये जेम्स प्रिंसेप ने पता कर लिया। और तब इसके बाद भारतीय अभिलेख विज्ञान में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेस हुई, यानी कि यहाँ से एक नया अध्याय खुला। क्योंकि जब तक ये पढ़ा नहीं गया था कि सिक्कों पर क्या लिखा है और अभिलेखों पर क्या लिखा है, तब तक पुरातत्ववेत्ता अंधेरे में हाथ पांव मार रहे थे कि ये क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, अंदाज़ा लगाते रहते थे। लेकिन जब ये पता चल गया कि एग्जैक्टली क्या लिखा है, तब अभिलेख विज्ञान में एक नया दौर शुरू हुआ। आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों पर ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि की लिखावट को पढ़ने से ये पता चला कि कोई पियदस्सी नाम का राजा था। पियदस्सी, पियदस्सी से ही प्रियदर्शी शब्द बना है, और प्रियदर्शी का मतलब होता है जो देखने में प्रिय हो, जिसका दर्शन प्रिय हो।
प्रियदर्शी, देखने में अच्छा लगने वाला। मनोहर मुखाकृति वाला राजा, यानी जिसका मुख मन को हर लेने वाला हो, जिसका फेस अट्रैक्टिव हो, यानी कि सुंदर, सिंपल सी बात है, सुंदर राजा, सुंदर चेहरे वाला राजा। प्रियदर्शी लिखा गया। प्रियदर्शी अशोक को कहा गया, जिनका नाम अभिलेखों में अशोक लिखा पाया गया है। अशोक, आज हम अशोक शब्द को शुद्ध मानते हैं, लेकिन अभिलेखों और सिक्कों वगैरह पर जो लिपि पाई गई, उस लिपि में ख़ासतौर से अभिलेखों पर, तो उसमें अशोक नाम बार बार आया है। और यही अशोक नाम बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी कई बार आया है। इस रिसर्च के बाद इतिहासकारों को इतिहास लेखन के कार्य में आसानी हो गई। अब इसके आगे का जिक्र, इसके आगे की बात करेंगे हम अगले लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे प्रारंभिक राज्य की, और उसी में हम बात करेंगे 16 महाजनपद की। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे। अगले ऑडियो में, अगले लेक्चर में हम आपको क्वेश्चंस देंगे। उन क्वेश्चंस का आंसर भी आपको मिलेगा। एक तरह से आपके लिए नोट्स हो जाएंगे वो क्वेश्चंस। आप अगला ऑडियो ज़रूर सुनिएगा, अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो बस अब आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। सलाम हिंदुस्तान।